किसी व्यक्ति के पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, उसकी प्राइमा फेसी सच्चाई क्या है और क्या कारण है जिसकी वजह से उस व्यक्ति के खिलाफ सर्च होनी चाहिए, ये उस ऑर्डर में लिखना पड़ता है। पहले भी लिखना पड़ता था, आज भी लिखना पड़ेगा, यह आवश्यक है। जो सेटिस्फैक्शन नोट है वो रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। इस सदन में एक भी सदस्य नहीं होगा जो यह चाहेगा कि किसी प्रकार से टैक्स चोरी करने वाले की सहायता हो, लेकिन मौजूदा व्यवस्था यह थी, कि कोई व्यक्ति उसको चुनौती देता था तो किसने सूचना दी और क्या सूचना दी, वो सूचना रिकॉर्ड पे लानी पड़ती थी, उसकी कॉपी जिसके खिलाफ सर्च हुई उसको देनी पड़ती थी, और जितने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थे, जो सोर्सेज थे वो ड्राई अप करने लग पड़े। और कोई भी अगर सूचना देगा तो वो डरता था कि मेरी कंपनी का मालिक अगर टैक्स की चोरी करता है तो मैं उसके खिलाफ जानकारी दूंगा तो कल को मेरा नाम उसी मालिक के उसको कॉपी दी जाएगी उस सेटिस्फैक्शन नोट की। संशोधन केवल यह हुआ है कि अदालत या कोर्ट चाहे उस कागज को देख सकती है, किसी अन्य व्यक्ति को उस कागज को देना आवश्यक नहीं है। और इस बात की बार बार दुहाई दी जा रही है कि इतना बड़ा अन्याय हो गया कि जिसके खिलाफ सर्च हो रहा है उसको कागज नहीं दोगे आप। अब जिसके खिलाफ सर्च हो रहा है उसको हम पहले बताएं कि तुम्हारे खिलाफ यह खबर किसने दी थी, तुम्हारे किस कर्मचारी ने दी थी, तो इसके साथ तो टैक्स विभाग की व्यवस्था चल नहीं सकती। और इसलिए बार बार, क्योंकि एक कॉलमिस्ट ने लिख दिया कि यह तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हो गई, यह केवल प्रत्यक्ष रूप से टैक्स चोरी करने वाली व्यक्ति की सहायता करने का एक तर्क था, और उसको हम बार बार दोहराते रहे कि बड़ा अन्याय हो रहा है कि देखिए जिसके खिलाफ जांच हो रही है उसको यह नहीं बताया जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ जानकारी किसने दी थी। तो इसलिए ये 132A की अमेंडमेंट का केवल इतना अभिप्राय है। इसलिए इन विषयों को लेकर कभी ना कभी कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। दीपेंद्र हुडा जी ने चर्चा की आरंभ किया था और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने डिमोनेटाइजेशन का इनिशिएटिव लिया तो शायद केवल देश में टैक्स कलेक्शन कम हो गई, 6% बढ़ी, और एक वो आंकड़ा दे रहे थे। मैंने भी किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में ये एक विश्लेषण इस तरह का पढ़ा था। पिछले 2 वर्षों से टैक्स बॉयंसी इंप्रूव हुई, सुधरी। जैसे ही विकास दर बढ़ती है तो वो बढ़ती है। जो मौजूदा वर्ष है जो 31 मार्च को समाप्त होगा, इस वर्ष अपेक्षा यह थी जब बजट पेश किया गया था पिछले साल का कि 16,25,000 करोड़ रुपया टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट केंद्र सरकार इकट्ठा करेगी। हम लोगों ने उस टारगेट को रिवाइज किया और 16,25,000 करोड़ के स्थान पर रिवाइज्ड टारगेट को 17 लाख करोड़ कर दिया। अभी वर्ष का अंत आना है क्योंकि 31 तारीख तक इनडायरेक्ट टैक्सेस आते रहते हैं, और इस वक्त जो आकलन है कि उस रिवाइज्ड टारगेट को भी हम लोग अचीव करेंगे, जो कि एक रिकॉर्ड टारगेट है। इसलिए टैक्स कलेक्शन धीमा हुआ क्योंकि कहीं एक गलत खबर पकड़ ली। ये गलत भ्रांति जो हुडा जी के मन में 6% की थी नहीं होनी चाहिए। अगले वर्ष में जिसके लिए बजट पेश किया गया था और जिसमें फाइनेंस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, हम 19,05,000 करोड़ का टारगेट तय कर रहे हैं। हुडा जी ने कहा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्योंकि गरीब और अमीर को बराबर के देने पड़ते हैं इसलिए वो कम होने चाहिए, वो बढ़ते जा रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस क्योंकि ज्यादा जिसकी आमदनी होती है उसको देना पड़ता है।
ये भी हम लोगों ने मद्देनजर रखा और आने वाले वर्ष में हमारा जो टारगेट है कि 9.8 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है और 9.25 लाख करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है। ये आने वाला वर्ष जो होगा वो अपने आप में एक परिवर्तन का वर्ष भी इसलिए टैक्स कलेक्शन की दृष्टि से होगा क्योंकि इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष टैक्सेस की जो व्यवस्था है, हम अपेक्षा करते हैं कि 1 जुलाई से उसमें एक बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं इसमें बतला दूं माननीय सदस्यों को कि हम लोगों ने पिछले वर्ष जीएसटी का संविधान संशोधन पारित किया था दोनों सदनों में, और वो संविधान संशोधन सर्वसम्मति से दोनों सदनों ने पारित किया था। हर एक राजनीतिक दल ने उसमें सहयोग दिया था और उसका समर्थन किया था। उसके पश्चात जीएसटी के संविधान संशोधन के तहत एक जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। उस जीएसटी काउंसिल में केंद्र के मंत्री भी रहते हैं और हर राज्य के मंत्री भी रहते हैं, और 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज जिसमें असेंबली है, दिल्ली और पुडुचेरी, उनके भी वित्त मंत्री सदस्य हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो अधिकार है उस संविधान संशोधन में हमने उस जीएसटी काउंसिल को दे दिया है। उसको राज्य सरकारों ने भी पारित किया, उसी कानून को, और एक बहुत बड़ा परिवर्तन केंद्र और राज्यों ने मिलकर उसका किया था। अभी तक लगभग 12 मीटिंग जीएसटी काउंसिल की हो चुकी हैं, और जितने भी विवादित मुद्दे हैं जिनके ऊपर काउंसिल को निर्णय लेना था, लगभग उन सब के ऊपर कंसेंसस या सर्वसम्मति से जीएसटी काउंसिल ने निर्णय किया है। क्योंकि पहली बार काउंसिल का गठन हुआ और फेडरल पॉलिटिक्स में एक प्रकार से कहें, दिस इज इंडियाज फर्स्ट फेडरल इंस्टीट्यूशन वेयर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग टेक्स प्लेस। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन यह था कि पूरा प्रयास ये रहे कि वोटिंग के माध्यम से हम निर्णय ना करें। वोटिंग से माध्यम से चाहते तो निर्णय संभव थे, लेकिन एक के बाद एक चर्चा, लंबी चर्चा, चर्चा के बाद परिवर्तन, परिवर्तन के बाद आम राय और उसके बाद सर्वसम्मति, और एक प्रकार से चर्चा के माध्यम से लोकतांत्रिक फैसला हो जाए। तो इट वॉज एन एग्जाम्पलरी एक्सरसाइज इन डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म इन एक्शन कि सभी निर्णय लगभग सर्वसम्मति से जीएसटी काउंसिल ने किए। अभी तक जीएसटी काउंसिल सब मिलके, और मैं देखिए तमिलनाडु के संबंध में माननीय सदस्य नहीं है तमिलनाडु के, तमिलनाडु सरकार एकमात्र सरकार थी जिनको रिजर्वेशंस थी, लेकिन जब संविधान संशोधन लागू हो गया तो वो सारे देश पे लागू होता है। तो तमिलनाडु सरकार का भी उसमें बहुत एक्टिव और पॉजिटिव पार्टिसिपेशन रहा, और उन्होंने सुझाव दिए, और किसी भी स्टेज पे, चाहे वेस्ट बंगाल था चाहे तमिलनाडु थी, किसी भी राज्य ने निर्णय रोके जाएं इसका प्रयास नहीं किया। और जो खड़गे जी का राज्य है कर्नाटक, उसकी तो बहुत ही पॉजिटिव भूमिका रही। तो इसलिए उसमें जितने निर्णय थे उसमें 5 कानून काउंसिल को बनाने हैं, और संविधान के संशोधन के तहत उनमें से 4 ऐसे होंगे जो केंद्रीय संसद को पारित करने हैं, और 1 ऐसा होगा जो सभी विधानसभाओं को पारित करना पड़ेगा। वो पांचों के पांचों कानून जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से पारित कर दिए हैं, और कुछ ही दिनों में संसद के समक्ष वो चारों कानून हम लोग लाने वाले हैं। एक 5वां कानून होगा जिसमें एक्साइज और कस्टम्स एक्ट्स में भी संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, जो उसी के साथ हम लोग संसद में लाएंगे। और जो अंतिम डेट है जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की संविधान संशोधन के तहत,
वो 15 सितंबर है, लेकिन काउंसिल का निर्णय ये है कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 1 जुलाई से इसको लागू करने का हम लोग प्रयास करें। डीमोनेटाइजेशन के संबंध में बार बार जिक्र आता है। अब डीमोनेटाइजेशन का निर्णय सरकार ने किया, और उस निर्णय पे जो जनता का राजनीतिक फैसला था वो तो आप लोगों के समक्ष आ चुका है। लेकिन आप एक चीज स्पष्ट रूप से समझ लें कि डीमोनेटाइजेशन का क्या लाभ हुआ। जो भी पैसे के साथ जुड़ी हुई एक प्रकार से एनोनिमिटी और गुमनामी थी, और एक व्यवस्था थी कि सिर्फ कैश में ही ट्रांजैक्ट करना है, उस व्यवस्था को बहुत बड़ी चोट लगी है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका असर पड़ने वाला है। अब तरह तरह के तर्क दिए जाते हैं कि क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, टेररिज्म कम हुआ लेकिन क्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, क्या आगे से ब्लैक मनी नहीं होगी। इसके ऊपर पूरे विश्व के अंदर सैद्धांतिक तौर से पहले शोध हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 5-7 साल में भारत के अनुभव के ऊपर खूब शोध होंगे और लेख लिखे जाएंगे। क्राइम डज नॉट एंड, but is cash a great incentivizer in crime? Does it incentivize crime? पूरी दुनिया में जो शोध हुए हैं उसके संबंध में बार बार यह कहा गया कि कैश ज्यादा आ जाए अर्थव्यवस्था में, टैक्स इवेजन उसके माध्यम से अधिक होता है, क्राइम उसके माध्यम से फैसिलिटेट होता है। और जैसे ही भारत के अंदर रीमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ी और लगभग समाप्त सी हुई है, पूरे विश्व में जितने लोग अधिकृत रूप से इन विषयों पे लिखते हैं उन्होंने इस पे टिप्पणियां करनी शुरू की हैं। मैं केवल एक छोटी सी टिप्पणी, शायद दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रेटेड राइटर हैं इकोनॉमिक अफेयर्स पे, हर सप्ताह लिखते हैं, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध इकोनॉमिक अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उसमें मार्टिन वुल्फ, उन्होंने अभी 2-3 सप्ताह पहले भारत के डीमोनेटाइजेशन के ऊपर अपना विश्लेषण लिखा, और शायद इनसे ज्यादा प्रतिष्ठित नाम इकोनॉमिक अफेयर्स पे दुनिया में लिखने वाले बहुत कम हैं। इंडियाज बोल्ड एक्सपेरिमेंट विद कैश। ये पूरा इन्होंने आर्थिक तथ्यों के साथ इसको एनालाइज किया, मार्टिन वुल्फ ने। द शॉर्ट रन कॉस्ट्स आर एविडेंट, कि छोटे अवधि काल में क्या कीमत इसकी देनी पड़ेगी वो भी स्पष्ट है। एज द इकोनॉमिक सर्वे पुट्स इट laconically, these costs have taken the form of inconvenience and hardship, especially for those in the informal and cash incentive sectors of the economy. Since hundreds and millions of Indians are very poor, this cannot be trivialized. And उसके बाद वो पूरा इसके विश्लेषण में जाते हैं। In analyzing short-term costs, मैं इसलिए दादा पहले आपको सेटिस्फाई कर दूं, क्योंकि कैश के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके राज्य में भी लोग उसको भुगत रहे हैं।
In analyzing short-term costs, the analysis emphasizes three shocks: to the aggregate demand due to the decline in cash, to the permanent loss of wealth for those who chose not to declare their cash holding, to aggregate supply due to the role of cash as an input in production. तो ये पूरा एनालाइज करते हैं. Yet, even in the short run, there will also be benefits. The analysis suggests that as much as 2% of GDP was held in notes reflecting black economic activities. Some of this ill-gotten wealth will have vanished and some will have been taxed. This is so because the holders had to declare unaccounted wealth, pay penal tax, lose it or launder it. Overall, the policy allowed the government to tax black money at least as a one-off and possibly permanently, given the enhanced risk of holding cash. Overall, there is a transfer of wealth from criminals to the government. It is hard to be sorry for these victims. मतलब इतनी कड़वी भाषा मार्टिन वुल्फ जैसा व्यक्ति इस्तेमाल करे. A significant result might be increased digitalization of finance, though this would require complementary reforms, notably ones that make it easy for Indians without smartphones to make digital payments. Another would be effective taxation. Against all this must be set the recklessness of the action. What might a government which dares to do this not dare? अब खड़गे जी, court's ruling which are in his favor. अपने आर्गुमेंट के लिए जो रूलिंग्स फेवरेबल रहते हैं वही कोर्ट करता है. लेकिन 9-10 ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कोर्ट किया और जिसको यहाँ हमने कहा, वो भी आप बोलिए, वो रूलिंग्स को कभी नहीं देते लॉयर्स. अपनी आर्गुमेंट के लिए जो फेवरेबल है वो दिए, बाकी का हम जो 8-9 कोर्ट करके दिए उसको तो आपने डिनाई कर दिया. खड़गे जी, बेहतर होता कि इस तर्क को आप कॉन्ट्रडिक्ट करते, क्योंकि वजन तर्क में होता है. और मैं वो आखिरी तर्क क्या देते हैं? It is often hard to draw the line between decisive leaders who take unpopular decisions for the benefit of their country and those who make arbitrary decisions for the benefit of themselves. विश्व का जो सबसे सेलिब्रेटेड कॉलमिस्ट है वो कहता है कि दो तरह के नेता होते हैं. एक वो होता है जो कठोर निर्णय लेता है देश के खातिर, और दूसरा लेता है ऐसे निर्णय जिसके उससे स्वयं को लाभ हो. और इसलिए ये लिखने के बाद वो कहते हैं, हिस्टोरियंस may judge the shock of demonetization as an example of the former. कि देश की खातिर this is still uncertain. Let us see what Mr. Modi dares to do next. अब मुझे अध्यक्ष जी, आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि आज के युग में जब पूरी दुनिया डिजिटाइज्ड इकोनॉमी की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया टैक्स हेवंस के खिलाफ है, पूरी दुनिया टैक्स इवेजन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़े ये प्रयास कर रही है,
इनफॉर्मल इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी, शैडो इकोनॉमी समाप्त हो और फॉर्मल इकोनॉमी बढ़े, उस दिशा में जा रही है। उस परिस्थिति में कोई राजनीतिक दल कैश इकोनॉमी के गुण क्या है, वर्च्यूज ऑफ कैश इकोनॉमी, उसके आधार के ऊपर राजनीतिक तर्क बना ले। Please, please. Nothing will go on record like this. Nothing will go on record. ठीक है। Adhir Ranjan ji, please, please. No, no, nothing will go on record. अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि आपको आपका तर्क जो लोग बनाते हैं उन सलाहकारों को भी बदलने की अब आवश्यकता है। देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी 2% गिर जाएगी, 7 महीने तक वैकल्पिक करेंसी नहीं छपेगी, 10 वर्ष तक जिन लोगों के हाथ में इस देश का आर्थिक संचालन रहा, यही पाठ उन लोगों ने आपको पढ़ाया था और इसके आधार पर आपने अपनी पोजीशन तय की और असर देख लिया कि जो परंपरागत वोट आपके साथ जुड़ता था उसने भी आपकी इस नीति को अस्वीकार कर दिया। इससे ज्यादा अध्यक्ष जी, अब डीमोनेटाइजेशन में कितना कैश आएगा, पहले रिजर्व बैंक एक एस्टिमेशंस देता था, आज एक एक रुपया करेंसी का वो गिन रहे हैं, उसमें फेक को अलग करेंगे, जब उनके पास पूरा उसका एक्यूरेट आंकड़ा आएगा उन्होंने कहा है वो रिलीज करेंगे। उसके अतिरिक्त आज आप व्यवस्था देखिए कि कुछ लोगों को गलतफहमी थी कि इस देश के अंदर क्या कार्रवाई करेंगे। मैंने पिछली बार बजट के दौरान पूरी सूची बताई थी कि ब्लैक मनी के खिलाफ इस सरकार ने क्या क्या कार्रवाई की है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। अभी रीमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जितनी डेटा माइनिंग सीबीडीटी और टैक्सेशन विभाग ने की है कि उसके पहले विश्लेषण में कोई छोटे नहीं, कोई 2 लाख 3 लाख रुपए वाले नहीं, जिन्होंने बड़े बड़े पैसे जमा कराए हैं और जो उनकी इनकम प्रोफाइल के साथ मेल नहीं खाते, प्रिलिमिनरी जांच में उनके पास 18 लाख नाम ऐसे आ गए हैं। और इस छोटे से अवधि काल में, और इन 18 लाख को ईमेल या एसएमएस के माध्यम से कोई टैक्स का नोटिस नहीं कि भाई ये जानकारी में है कि आपका इतना पैसा जमा कराया है जो आपकी आमदनी के साथ मेल नहीं कर रहा है, इसके बारे में आप जो जानकारी देना चाहते हैं दीजिए। लगभग 8,71,000 लोगों ने उसका जवाब भी दिया है, अपने एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। 18 लाख में से जिन्होंने नहीं दिया उनके खिलाफ फिर जो इनकम टैक्स एक्ट में कार्रवाई है जांच करने की वो होगी। तो स्वाभाविक है कि इस देश के जो पूरा नेट है टैक्स का, जो लोग आज तक उसके बाहर जीवित रहते थे, जिन्होंने नहीं रिस्पॉन्ड किया तो उनके खिलाफ तो निश्चित रूप से विभाग कार्रवाई करेगा ना। लेकिन आप इसका अर्थ समझिए मेहताब जी, हर सदस्य किसी भी राजनीतिक दल का हो, एक चिंता देश के लिए व्यक्त करता है कि भाई किसानों के लिए, मनरेगा में सिंचाई के लिए राज्यों को देना है, डिफेंस के लिए भी कहा गया ज्यादा खर्च करा कीजिए। ये ज्यादा खर्च करने की सरकार की क्षमता कैसे बनेगी? सरकार के राजस्व के तो एक ही तरीका है। एंड इफ वी रिमेन a largely tax non-compliant society, and if a campaign is launched against every effort which is there to improve upon that standard,
No, you may not be saying that. Your party was supportive of the demonetization measures. I acknowledge that. But today he opposed. He has. That I have already told you, the Reserve Bank will. He is disowning you. प्लीज प्लीज, ये हर एक के जवाब नहीं होते हैं यहाँ पे। अच्छा प्लीज। तो इसलिए अगर देश का साधन बढ़ाना है, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, जो आपने कहा कि 2/3 ने जवाब दे दिया, तो स्वाभाविक क्या कार्रवाई होगी। अब देश की सुरक्षा, देश के सैनिक, देश की आर्मी प्रिपेयर्डनेस, देश का किसान, देश का ग्रामीण क्षेत्र, ये सारा पैसा उसके लिए खर्च होना है। और इसीलिए वो मार्टिन वुल्फ ने ये कहा कि जो व्यक्ति चोरी कर रहा है टैक्स की, वो देश के हित का जो पैसा है वो उस पैसे की चोरी कर रहा है। और इसलिए कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को इस परिस्थिति में डाल ले कि एक प्रकार से टैक्स इवेजन अपने आप में वर्च्यू बन जाए, ये तो कोई भी समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो सरकार का उद्देश्य था कि इस पैसे की गुमनामी को समाप्त करना, ये पैसा बैंकों में पहुंचे और उसके बाद एक व्यवस्था बढ़े जिससे डिजिटाइजेशन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और इस बैंकों की क्षमता अपने आप में बढ़े, उस दिशा में देश अब आगे बढ़ रहा है। सरकार की इस फाइनेंस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन लाने की हम लोगों ने कोशिश की कि ये कहा गया कि एमएसएमई सेक्टर को इस देश के अंदर ताकत देने की जरूरत है। तो जितनी भी 50 करोड़ तक कंपनीज हैं, हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और उनका कहा कि उनका टैक्सेशन 5% कम होगा, 25% कर दिया। और लगभग 96% देश की कंपनीज, उसमें छोटी कंपनीज, मिडिल साइज कंपनीज उसमें कवर हुई है। इससे प्रोत्साहित होकर जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, इसका लाभ उठाना अगर चाहेंगे तो वो भी अपने आप को कॉर्पोरेटाइज करेंगे, बैलेंस शीट्स बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग सिस्टम अपने बनाएंगे कि जो देश की अर्थव्यवस्था के हित में जाता है। व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो टैक्स नेट में आए। इसके लिए छोटे टैक्स पेयर को कम टैक्स देकर टैक्स नेट में वो आए, इसके लिए भी हम लोगों ने इस बार प्रयास किया है। और इसलिए जो लोएस्ट स्लैब था 10% का, 5 लाख रुपए तक का, 2.5 लाख तक टैक्स नहीं, 2,500 की छूट है, इसका मतलब 3 लाख तक टैक्स नहीं। वृद्ध लोगों के लिए और अति वृद्ध लोगों के लिए तो वो सीमा और भी अधिक है। और उसके बाद उन लोगों के लिए जो टैक्स देना पड़ेगा उसको भी आधा कर देना, 10% से 5%, वो हम लोगों ने इस बार एक प्रयास किया है। अफोर्डेबल हाउसिंग, इस फाइनेंस बिल में अफोर्डेबल हाउसिंग में जो पहले बिल्टअप एरिया कैलकुलेट होता था उसको कारपेट एरिया कर दिया, जिसका लगभग प्रयास ये होगा कि 2 बेडरूम का घर भी अफोर्डेबल हाउसिंग में गिना जाएगा। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल गया। कंप्लीशन की अवधि 3 से 5 वर्ष तक कर दी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना 36 महीने के स्थान पर 24 महीने कर दिया। अभी माननीय आंध्र प्रदेश के सदस्य कह रहे थे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अमरावती के किसानों ने एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट किया कि बिना लैंड एक्विजिशन के, लैंड पूलिंग के माध्यम से अपनी जमीन दे दी कैपिटल बनाने के लिए। तो जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में कैपिटल गेन्स का एडवांटेज मिलता है, लैंड पूलिंग पे मिले, हमने उन किसानों के लिए वो निर्णय लिया। डिजिटल इकोनॉमी प्रोत्साहित हो और कैश डिस्करेज हो। मैंने बजट में प्रस्तावना की थी कि 3 लाख से ज्यादा का कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। उसको संशोधन के माध्यम से अब 2 लाख रुपया हम लोग कर रहे हैं। इलेक्टोरल फंडिंग के संबंध में कहा गया, इलेक्टोरल फंडिंग क्लीन और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो,
इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया, वो चेक के माध्यम से हो, डिजिटल डोनेशंस के माध्यम से हो, कैश डोनेशन केवल 2000 तक हो, और इलेक्टोरल बॉन्ड हो जो एक स्कीम के माध्यम में आएगा। और इस संबंध में मैं विशेष रूप से माननीय खड़गे जी से आग्रह करूंगा कि वो केवल किसी एक पार्टी का विषय नहीं है, वो हम लोग स्कीम जो बनाएंगे, हम चाहेंगे कि जिसके भी सुझाव हों, और आपकी बड़ी पार्टी है इसलिए अपने सुझाव उसके संबंध में अगर आप औपचारिक रूप से भी दें तो उस स्कीम को बनाते वक्त हम उसको मद्देनजर रखना चाहेंगे, क्योंकि इलेक्टोरल फंडिंग का एक ऐसा विषय है जो लगभग सभी राजनीतिक दलों के साथ संबंध रखता है, और सभी दल इसमें अपने सुझाव दें। इसको क्लीन करने के लिए सिस्टम को ये अपने आप में आवश्यक होगा। व्यापारियों के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए, जिस व्यापारी की 2 करोड़ तक की टर्नओवर है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना मेंटेन करनी पड़े। अगर वो कैश में काम करता है तो उसकी इनकम 8% मानी जाएगी बिना किताबों के, और अगर चेक से काम करता है तो उसकी कीमत प्रॉफिट, उसकी इनकम 6% मानी जाएगी। ये प्रिजम्पटिव टैक्स की व्यवस्था इसमें लाए हैं। जो प्रोफेशनल्स 50 लाख तक की आमदनी है उनका 50% खर्चा और 50% इनकम, ये एक नियम हम लोगों ने बनाया ताकि इन लोगों को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने से एक प्रकार से हम लोगों ने मुक्त सा किया है। जो अमेंडमेंट्स आई हैं इसके संबंध में मैंने कल भी कहा था, मूल अमेंडमेंट है कि ट्राइब्यूनल्स को, आज लगभग 40 कानूनों में ट्राइब्यूनल हैं, हर एक में जज हेड होता है, फिर सदस्य होते हैं, उसको हमने मर्ज किया है और उनकी कॉमन सर्विस कंडीशंस बना दी हैं ताकि सरकारी खजाने के ऊपर इसका बोझ कम हो और एफिशिएंसी इससे बढ़े। आधार के संबंध में कहा गया कि टैक्स रिटर्न के साथ इसको क्यों मैंडेटरी किया जा रहा है। एक एक व्यक्ति ने 5-5 आधार पैन कार्ड बनवाए हैं। नहीं, आपके 2 होंगे क्योंकि 2 टैक्स एंटिटीज होंगी, लेकिन वो भी केसेस हैं जहां 5-5 पैन कार्ड बनाकर अमेंडमेंट अगर मैं आधार नहीं बनाऊं तो मेरे दोनों बेकार हो जाएंगे। आई एम बीइंग फोर्स्ड। सुप्रीम कोर्ट अब तक अपना निर्णय दिया नहीं है 2015 से। So you are forcing the citizen of this country yes, we to are. have which is still being disputed in Supreme Court. That is the point of concern. देखिए, एक व्यक्ति 5-5 पैन कार्ड बना ले और उसको टैक्स इवेजन के लिए इस्तेमाल करे, इसलिए आधार उसके साथ हमने जरूरी माना है। और इस देश में 98% एडल्ट्स के पास आधार है। आज 108 करोड़ से ज्यादा आधार इशू हो चुके हैं, और जिस व्यक्ति के पास आधार नहीं है वो बेकार नहीं होगा। इसी में प्रावधान किया है कि यहां आधार नंबर दे दे या ये दे दे कि मैंने उसके लिए अप्लाई किया है। और कोई जिद ठान ले कि मैं आधार तो लूंगा नहीं और 5-5 पैन कार्ड बनाऊंगा और फिर टैक्स की चोरी करूंगा, उस रास्ते की अनुमति हम नहीं देने वाले हैं। बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो बेनिफिट सरकार देनी चाहती है वो आधार के जरिए लोगों के पास पहुंचे। इनकम टैक्स अपने हम दे रहे हैं सरकार को, अपनी जो टैक्स इनकम के ऊपर आता है वो सरकार को दे रहे हैं। उसमें आधार को जोड़ने की जो आप बात कर रहे हैं वो कोई धुंधली कर रहा है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, पर पैन को डाउटफुल बना के आधार को उसमें जोड़ना ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। यूनिक आइडेंटिटी की कल्पना यूपीए के जमाने में आई, उसका एक स्वाभाविक लाभ हम लोगों ने भी स्वीकार किया और सरकार बनने के बाद औपचारिक रूप से हम लोगों ने उसको स्वीकार किया। यह दूसरी बात है कि आपकी पार्टी उससे थोड़ा सा डिस्टेंस करने लग पड़ी। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी जो केवल इस देश में उपलब्ध है और जिसका इतना बड़ा नेटवर्क है कि 108 करोड़ लोग ले चुके हैं, जिसमें 98% एडल्ट पॉपुलेशन का कवर हो चुका है, लगभग हर टैक्स पेइंग हाउस होल्ड उसमें इन्वॉल्व है, आधार नंबर देगा और अपनी रिटर्न के साथ देगा,
तो स्पष्ट आ जाएगा कि ये व्यक्ति फर्जी नाम से, क्योंकि उसके बायोमेट्रिक्स आएंगे, कोई दूसरा या तीसरा या चौथा रिटर्न फाइल नहीं करता। ऐसे उदाहरण आए हैं कि 5-5 पैन कार्ड एक व्यक्ति बना लेता है। इस प्रकार के फ्रॉड की गुंजाइश इससे कम होती है, तो उसमें किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए? तो इससे तो टैक्स इवेजन अपने आप कम होगा और टैक्स फ्रॉड्स अपने आप में कम होंगे। तो इसलिए 5 पैन कार्ड बनाए हैं और गलत तरीके से बना है, और आपके पूरे तंत्र में पैन कार्ड अगर जाली बनता है और उसके खिलाफ अरेंजमेंट करने में, बिजनेस करने में आपकी इतनी अगर परेशानी है, तो फिर आधार कार्ड में भी तो गलत प्रयोग हो सकता है। आप उसको जांच करेंगे, आपका जो साइंटिफिक टेक्निक है, बट द कंसेप्ट बिहाइंड यूआईडी वाज यूनिक आईडी। आपको 25 किस्म का कार्ड की जरूरत नहीं थी। पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, आप एक ही नंबर से यूनिक आधार करते, वो तो नहीं हो रहा है। तो यूआईडी मतलब आप यूनिक आइडेंटिटी नंबर दीजिए एक, और सब काम के लिए उसका प्रयोग कीजिए। सलीम साहब, आपका सुझाव सच में ठीक है। एक स्टेज आ सकती है कि यूनिक आइडेंटिटी अपने आप में एकमात्र कार्ड हो जाए। दुनिया के देशों में है ऐसी स्थिति। सोशल सिक्योरिटी नंबर अमेरिका के अंदर होता है, इसका काउंटर पार्ट है। और इसलिए आधार कार्ड में मिसयूज होना, क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक डिटेल्स हैं, आपका अंगूठा भी है, आपकी आंखें भी हैं, और इसलिए उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है उस टेक्नोलॉजी की वजह से। जब इस देश के पास जो लोग टेक्नोलॉजी के बेसिस पे सुझाव दे रहे थे, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, एक इतना बड़ा तंत्र इस देश के हाथ में दिया है, तो टैक्स इवेजन और फ्रॉड को रोकने के लिए उसका प्रयोग किया जाए, इसको लेकर हाहाकार होने की गुंजाइश कहां है? ये एंटी इवेजन मेजर है और देश के हित में मेजर है, और इसलिए सरकार इस मेजर को लागू करने को ठीक अपने आप में मानती है। यही विषय माननीय अध्यक्ष जी इस फाइनेंस बिल के अंदर हैं। बाकी विषय बजट की डिबेट में आ चुके हैं, इसलिए मैं दोहराने की उसको आवश्यकता नहीं समझता। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। एक आपने तो बहुत दीर्घ उत्तर दिया, लेकिन बार बार आपने मार्टिन बुल की जो कॉलमनिस्ट ने इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा था उसका ही उल्लेख करके आपने डिफेंस लिया। लेकिन दूसरे लोग भी जो लिखे हैं डिमोनेटाइजेशन के जो डिमेरिट्स हैं उसके बारे में आप चिंता व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस यहाँ पर ये कहे हैं कि भाई ये किसानों को, मजदूरों को, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, छोटे मोटे व्यापारियों को इससे नुकसान हुआ है। और ये एक कॉलमिस्ट ने हर पेपर में, भारत के हर पेपर में ये लिखा गया है, और बाहर के लोग भी इसके बारे में कमेंट किए हैं। आज अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के एक इकोनॉमिस्ट लिखे हैं इसके बाद, और दूसरे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं। जैसा कि आप कोट कर रहे हैं, मैं भी 10-15 कोट कर सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली अरे जरा चुप बैठो भाई। अरे प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो जरा जोश आपको ज्यादा आता है, जब वो नहीं रहते हैं तो एक भी नहीं रहते। जी आप अपना पॉइंट करो। तो इसीलिए मैडम स्पीकर, मेरा कहना ये है, जो गलत चीज है उसको बार बार आप समर्थन मत कीजिए। ये ऐसा होता है, खाया ना पिया ग्लास फोड़ा बनाने का। ये डिमोनेटाइजेशन से किसी को भी फायदा नहीं हुआ। ये आप एक प्रेस्टेज इशू बना लिए हैं, और प्रेस्टेज इशू के लिए हर चीज आप डिफेंड करते जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। यस मेहताब जी, प्लीज। पहला इशू जो फाइनेंस मिनिस्टर ने उठाया था वो एग्रीकल्चर इनकम को लेके हुआ था। मेरे पास और सबके पास, अगर आप इंटरनेट में जाए, जब आप इंटरनेट में अपनी इनकम टैक्स की फाइल करते हैं उसमें वो लिखा जाता है अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं, इसमें लायबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनकम पोस्ट अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2014। दो चीज, नेट एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड्स 5,000 rupees per annum. Total income excluding net agriculture income exceeds 2,50,000. Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.